हाय गाइस। आज के इस लेक्चर में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। वन इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड अदर इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग सिस्टम में तब एक्टिवेट होगी जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाएगा या एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से टर्मिनेट होगा तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एक्टिवेट होगी। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एक्टिवेट होगी जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी क्यू में जाएगा या एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी क्यू में जाएगा तो भी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एक्टिवेट होगी। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए या परफॉर्मेंस को जज करने के लिए यूज किया जाता है। जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करेंगे उन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो टर्न अराउंड टाइम को मिनिमाइज करें, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करें, रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करें और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करें एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करें। एंड हियर आर द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड is the most common scheduling algorithm. Shortest job first is another scheduling algorithm, and shortest remaining time, priority scheduling, and round robin scheduling. Let's start with first come first served scheduling algorithm. ये scheduling algorithm सबसे simple scheduling algorithm है। इस scheduling algorithm में जो process ready queue में सबसे पहले आएगा वही process CPU पे पहले execute होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये तीन प्रोसेस हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी क्यू में मौजूद हैं। P1 इसका बर्स्ट टाइम है 24 मिली सेकेंड, P2 का बर्स्ट टाइम है 3 मिली सेकेंड, P3 का बर्स्ट टाइम है 3 मिली सेकेंड और ये इसी ऑर्डर में रेडी क्यू में मौजूद हैं। तो सबसे पहले P1 प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद है, इसीलिए सबसे पहले P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये इसका गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट पे ये टाइमलाइन है। टाइम 0 सबसे पहले प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया गया और P1 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा 24 मिली सेकेंड तक। इसके बाद जब P1 एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो क्यू में मौजूद नेक्स्ट प्रोसेस जो कि P2 प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड P2 का बर्स्ट टाइम जो है वो 3 मिली सेकेंड है। तो P2 टाइम 20 स्टार्ट होगा और 27 पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो कि रिमेनिंग प्रोसेस है रेडी क्यू में, दैट इज P3 एंड P3 प्रोसेस जो है ये एग्जीक्यूट होगा 3 मिली सेकेंड के लिए और उसके बाद ये प्रोसेस भी टर्मिनेट होगा। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहलाता है। अब इसका वेटिंग टाइम अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो प्रोसेस 1 जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, इसका वेटिंग टाइम 0 है। प्रोसेस 2 जो कि प्रोसेस 1 के बाद एग्जीक्यूट हुआ, इसका वेटिंग टाइम 24 मिली सेकेंड है एंड प्रोसेस 3 इसका वेटिंग टाइम 27 मिली सेकेंड है। तो सबसे ज्यादा प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम है कि प्रोसेस 3 ने वेट किया जब तक प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुआ एंड प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हुआ। तो प्रोसेस 1 24 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ एंड प्रोसेस 2 3 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ। मीनवाइल प्रोसेस 3 जो था ये रेडी क्यू में वेट करता रहा। तो प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम 27 मिली सेकेंड। एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम कंप्यूट करेंगे दैट विल बी 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो नंबर ऑफ प्रोसेस 3 प्रोसेस हैं इक्वल टू 17। तो ये 17 वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम होगा हमारे इस एग्जांपल में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। प्रॉब्लम्स विद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है। एक ऐसी अप्रोच है जिसमें रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोसेस जो कि मे बी एक बैकअप प्रोसेस है और लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, वो करंटली सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है और एक मोस्ट टॉप प्रायोरिटी प्रोसेस जो है जो कि सिस्टम को क्रैश होने से बचाएगा, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आता है, लेकिन वो प्रोसेस फर्स्ट कम
फर्स्ट सर्च शेड्यूलिंग में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज जो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि एक डाटा बैकअप प्रोसेस कहलाता है। इट्स अ डेली रूटीन बैकअप प्रोसेस। तो डेली रूटीन बैकअप प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, जो सिस्टम को क्रैश होने से बचाएगा, ये इंटरप्ट प्रोसेस, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिजल्टेंटली सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। एंड इट्स अ सेकंड ड्रॉबैक कि ये एवरेज टाइम जो प्रोवाइड करता है ये मोस्ट ऑप्टिमल एवरेज टाइम नहीं है। And third drawback is called convoy effect. Convoy effect एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें शॉर्ट प्रोसेस जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। पहले जो प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, पहले प्रोसेस जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है। रिजल्टेंटली जो शॉर्ट प्रोसेस हैं वो वेट करते रहेंगे लॉन्ग प्रोसेस के कंप्लीट होने का, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होंगे। इसको कॉन्वॉय इफेक्ट कहा जाता है। इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट को। सपोज दैट द प्रोसेस अराइव इन द ऑर्डर P2, P3 एंड P1। अब यही प्रोसेस और यही इनका बर्स्ट टाइम जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम, लेकिन इनका अराइवल ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब अराइवल ऑर्डर में P2 पहला प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूट होगा, तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगा 3 मिलीसेकंड के लिए, देन P3 एग्जीक्यूट होगा 3 मिलीसेकंड के लिए, बिकॉज P2 एंड P3 का बर्स्ट टाइम जो है वो 3 मिलीसेकंड है। इसके बाद P1 जिसका बर्स्ट टाइम 24 मिलीसेकंड है, देन ये P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब ये P1 प्रोसेस सबसे एंड पे एग्जीक्यूट हो। अब हम इसका वेटिंग टाइम कंप्यूट करते हैं। वेटिंग टाइम फॉर P1 इक्वल टू 6 मिलीसेकंड। P1 को कितनी देर वेट करना पड़ा? 6 मिलीसेकंड। एंड P2 को कितनी देर वेट करना पड़ा? 0 मिलीसेकंड, क्योंकि P2 पहला प्रोसेस था रेडी क्यू में और P2 को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया। P3 को 3 मिलीसेकंड के लिए वेट करना पड़ा। ये P3 का वेटिंग टाइम 3 मिलीसेकंड। So average waiting time is 6 plus 0 plus 3 divided by number of process that is equal to 3। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि सेम प्रोसेस को अगर हम इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें कि शॉर्ट प्रोसेस जो है उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाए और लॉन्ग प्रोसेस जो है उसके बाद में एग्जीक्यूट किया जाए, तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एवरेज वेटिंग टाइम इज 3, और यहाँ पे जब हमने एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट किया था दैट इज 17। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 17। 3 एंड 17 के बिटवीन में बहुत डिफरेंस है। इसी को कॉन्वॉय इफेक्ट कहा जाता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस जो P2 एंड P3 प्रोसेस हैं ये शॉर्ट प्रोसेस हैं। अगर हम इन प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो P1 जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो रिजल्टेंटली वेटिंग टाइम हमारा कम होगा। नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि सबसे शॉर्ट प्रोसेस होगा। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो सबसे कम होगा, उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहलाता है। ये मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करेगा प्रोसेस को। जब हम इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज करेंगे तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो मिनिमम होगा। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे रेडी क्यू में ये प्रोसेस P1 जिसका बर्स्ट टाइम 6 मिलीसेकंड, प्रोसेस P2 बर्स्ट टाइम 8 मिलीसेकंड, प्रोसेस 3 बर्स्ट टाइम 7 मिलीसेकंड एंड प्रोसेस 4 बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड। अब इनमें सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो P4 जो है इसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड है, इसलिए P4 को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा।
तो यहाँ पे गैंट चार्ट में आप देख रहे हैं कि टाइम नॉट पे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, किस प्रोसेस की? P4 की, बिकॉज P4 इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस। P4 जब कंप्लीट होगा 3 मिलीसेकंड के बाद, जब 3 मिलीसेकंड P4 एग्जीक्यूट हुआ तो 3 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद P4 टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P3, P2 एंड P1 में जो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा डेफिनेटली इट्स अ प्रोसेस 1। तो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस जो है जो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा वो P1 प्रोसेस होगा। अब P1 एग्जीक्यूट होगा अपने बर्स्ट टाइम 6 मिलीसेकंड तक एंड 6 मिलीसेकंड टोटल टाइम 9 मिलीसेकंड पे ये प्रोसेस भी टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 में प्रोसेस 3 शॉर्टेस्ट प्रोसेस है और प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रोसेस 3 7 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा एंड टाइम 16 मिलीसेकंड पे ये टर्मिनेट होगा। एंड देन लास्ट प्रोसेस जो है P2, इसका बर्स्ट टाइम 8 मिलीसेकंड, P2 एग्जीक्यूट होगा और टाइम 24 मिलीसेकंड पे ये तमाम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट करें तो प्रोसेस 1 को कितनी देर वेट करना पड़ा? प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम है 3 मिलीसेकंड, प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम 3 मिलीसेकंड। प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम 16 मिलीसेकंड, प्रोसेस 2 16 मिलीसेकंड रेडी क्यू में वेट करता रहा। प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम 9 मिलीसेकंड, प्रोसेस 3 ने 9 मिलीसेकंड वेट किया। प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम 0 मिलीसेकंड, बिकॉज प्रोसेस 4 शॉर्टेस्ट प्रोसेस था और इसी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया गया था। सो एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 3 + 16 + 9 + 0 divided by number of process, that is equal to 7. Next is the example of shortest remaining time first. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसको प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। इसमें अगर एक प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा और उससे शॉर्ट प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद होगा या रेडी क्यू में अराइव करेगा तो देन उस शॉर्टेस्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा और करंट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको इंटरप्ट करके रेडी क्यू में वापस भेजा जाएगा। जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का, तो यहाँ पे अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट की जाएगी। अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए यहाँ पे एक और कॉलम आप देख रहे हैं जिसको अराइवल टाइम कहा जाता है। अराइवल टाइम ये वो टाइम है जिस टाइम पे ये प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव करेंगे। प्रोसेस P1 इट्स अराइवल टाइम इज 0। सबसे पहले ये प्रोसेस आया प्रोसेस 1, इसका बर्स्ट टाइम है 8 मिलीसेकंड। प्रोसेस 1 के बाद टाइम 1 पे 1 मिलीसेकंड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस P2 प्रोसेस रेडी क्यू में आया और इसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड है। नेक्स्ट आफ्टर 1 मिलीसेकंड टाइम 2 पे नेक्स्ट प्रोसेस 3 रेडी क्यू में आया और इसका बर्स्ट टाइम 9 मिलीसेकंड है। आफ्टर 1 मिलीसेकंड टाइम 3 पे नेक्स्ट प्रोसेस P4 रेडी क्यू में आया और इसका बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकंड है। अब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में सबसे पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा जो कि सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। अब इसमें सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस तो ये प्रोसेस P2 जो है ये शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, लेकिन ये पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज प्रोसेस 1 जो है इसका अराइवल टाइम 0 है और प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 1 है। ये प्रोसेस जब रेडी क्यू में आया टाइम 0 पे तो टाइम नॉट पे कोई और प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद नहीं था, तो ये ओनली प्रोसेस था रेडी क्यू में टाइम नॉट पे, तो इसीलिए ये प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस 1। तो सीपीयू ने प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की टाइम नॉट पे जब रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये प्रोसेस कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगा? इसका बर्स्ट टाइम है प्रोसेस 1 का 8 मिलीसेकंड, लेकिन ये 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हुआ प्रोसेस 1 तो अनदर प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया जो कि प्रोसेस P2 है और जिसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड है।
जो कि हमारे रनिंग प्रोसेस P1 से शॉर्ट प्रोसेस है। टाइम नॉट पे P1 एग्जिस्ट करता है रेडी क्यू में, तो P1 एग्जीक्यूट हुआ। टाइम 1 पे रेडी क्यू में अनदर प्रोसेस अराइव हुआ जिसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड है, जो कि रनिंग प्रोसेस से शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। जो हमारा रनिंग प्रोसेस है इसका रिमेनिंग टाइम कितना है, 7 मिलीसेकंड। 1 मिलीसेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ। आफ्टर 1 मिलीसेकंड यहाँ पे क्यू में अनदर प्रोसेस मौजूद है जो कि इससे शॉर्टेस्ट है, तो रिमेनिंग टाइम को न्यू अराइव्ड प्रोसेस के टाइम से कंपेयर किया जाएगा। व्हाट इज द रिमेनिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 1? 7 मिलीसेकंड। 7 मिलीसेकंड रिमेनिंग टाइम है बिकॉज प्रोसेस 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब सीपीयू जो है वो इंटरप्ट करेगा प्रोसेस को और प्रोसेस P1 जो है इसकी एग्जीक्यूशन को टेम्परेरीली सस्पेंड किया जाएगा और इसको वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। ये प्रोसेस इंटरप्शन कहलाएगी और इसी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। तो अब ये प्रोसेस P1 जो है ये इंटरप्ट हुआ और इंटरप्ट होने के बाद ये रेडी क्यू में वापस चला गया। अब इसका रिमेनिंग टाइम जो है ये 7 मिलीसेकंड है बिकॉज 1 मिलीसेकंड ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस P2 है। P2 प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की टाइम 1 पे और 1 टाइम इंटरवल के बाद अनदर प्रोसेस रेडी क्यू में आया P3 जिसका बर्स्ट टाइम 9 मिलीसेकंड है और हमारा जो प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है उसका रिमेनिंग टाइम 3 मिलीसेकंड है। सो कोई इंटरप्शन परफॉर्म नहीं की जाएगी बिकॉज यही शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। टाइम 3 पे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा P4 जिसका बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकंड है। अब हमारे प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम 2 मिलीसेकंड है, सो नो इंटरप्शन परफॉर्म की जाएगी बिकॉज ऑलरेडी प्रोसेस जो कि रनिंग प्रोसेस है यही शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। तो P2 जो है ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू ये मोस्ट शॉर्टेस्ट प्रोसेस होगा तो इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा, इसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। तो P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और P2 टाइम 5 पे कंप्लीट हो गया। अब 4 मिलीसेकंड P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। P2 के बाद अब हमारे पास हम टाइम 5 पे हैं, इट मींस ये सारे प्रोसेस अब रेडी क्यू में एग्जिस्ट करते हैं। इसका रिमेनिंग टाइम क्या है, 7 मिलीसेकंड। ये P2 कंप्लीट हो चुका है, ये 9 मिलीसेकंड, ये 5 मिलीसेकंड। सो P4 इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस। तो अब P4 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। P4 5 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और टाइम 10 पे P4 कंप्लीट होगा। P4 के बाद नेक्स्ट P1 जो है ये एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इट्स रिमेनिंग टाइम इज 7 मिलीसेकंड और P3 का बर्स्ट टाइम 9 मिलीसेकंड है। सो P1 इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस। P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा टाइम 17 पे। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ 7 मिलीसेकंड प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा और लास्ट पे फिर प्रोसेस 3 को जिसका बर्स्ट टाइम 9 मिलीसेकंड है, प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा और टाइम 26 मिलीसेकंड पे ये तमाम प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। अब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जब यूज किए जाएंगे तो वेटिंग टाइम इस तरह से कंप्यूट नहीं किया जाएगा जैसे हमने ये गैंट चार्ट को यूज करते हुए पहले वेटिंग टाइम को कंप्यूट किया। अब एवरेज वेटिंग टाइम एक फॉर्मूला के थ्रू हम कंप्यूट करेंगे एंड फॉर्मूला इज फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट करने के लिए आप इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम प्रोसेस, फिनिश टाइम, अराइवल प्लस बर्स्ट टाइम और वेटिंग टाइम कंप्यूट करेंगे। प्रोसेस P1 and its finish time is 17। यहाँ पे आप गैंट चार्ट से देख सकते हैं प्रोसेस 1 and its finish time is 17 and process 2 finish time is 5, process 2 finish time is 5 and process 3 finish time is 26, process 3 finish time 26, process 4 and its finish time is 10 millisecond. Then arrival plus burst time,
अराइवल प्लस बर्स्ट टाइम, ये अराइवल टाइम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4 का। ये लास्ट स्लाइड पे ये अराइवल टाइम्स लिखे हैं। प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 1, प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 2 एंड प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम 3। तो अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम ये हम यहाँ पे इस टेबल में यूज करेंगे। 0 + 8 = 8, 1 + 4 = 5, 2 + 9 = 11 and 3 + 5 = 8 मिलीसेकंड। अब हमारे पास ये अराइवल प्लस बर्स्ट टाइम भी मौजूद है और फिनिश टाइम भी मौजूद है। फॉर्मूला के थ्रू हम फिनिश टाइम में से अराइवल और बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम होगा 17 - 8, 17 फिनिश टाइम एंड 8 इज द सम ऑफ अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम = 9 एंड प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम होगा 5, दैट इज फिनिश टाइम, -5 = 0 एंड प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम होगा 26, दैट्स फिनिश टाइम, -11 = 15 एंड प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम होगा फिनिश टाइम 10 -8 = 2 मिलीसेकंड and average waiting time will be finish time minus arrival time plus burst time divided by number of process 4 = 26 divided by 4 = 6.5 milliseconds जो है वो average waiting time compute होगा। Next scheduling algorithm is priority scheduling. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसमें प्रोसेस को प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी और प्रायोरिटी एक इंटीजर नंबर होगा जो कि प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होगा। और सीपीयू जो है वो प्रोसेस हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उनको पहले एग्जीक्यूट करेगा और जो लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस हैं उनको लेटर ऑन एग्जीक्यूट करेगा। इसमें दोनों शेड्यूलिंग अप्रोच, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, दोनों अप्रोच को यूज किया जाता है। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम है जिसको स्टार्वेशन कहा जाता है। स्टार्वेशन मींस कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो सिस्टम पे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बिकॉज सिस्टम में अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं तो वो ऑल द टाइम सीपीयू को ऑक्यूपाई करेंगे और लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो हैं वो कभी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस प्रॉब्लम को स्टार्वेशन कहा जाता है और इसका सॉल्यूशन एजिंग है। एजिंग मींस कि जब एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में, रेडी स्टेट में वेट करेगा तो जितने टाइम वो वेट करेगा उसके लिए एक प्री डिटर्मिन्ड थ्रेशहोल्ड यूज किया जाएगा। जब उसका वेटिंग टाइम एक प्री डिटर्मिन्ड थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा और उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस बनाया जाएगा ताकि वो प्रोसेस जो है वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो सके। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। हमारे पास P1 to P5 5 प्रोसेस हैं और P1 का बर्स्ट टाइम 10 मिलीसेकंड, P2 का बर्स्ट टाइम 1 मिलीसेकंड, P3 2 and P4 1 and P5 5 मिलीसेकंड बर्स्ट टाइम। अब हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर एसोसिएटेड है। P1 की प्रायोरिटी 3, P2 प्रायोरिटी 1, P3 प्रायोरिटी 4 and P4 प्रायोरिटी 5 and P5 प्रायोरिटी 2। ये प्रायोरिटी इंटीजर नंबर्स जो हैं ये 0 to 10 मोस्टली 0 to 10 नंबर्स यूज किए जाते हैं और हम इस एग्जाम्पल में 0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे और 10 को लोएस्ट प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे इन तमाम प्रोसेस में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस P2 प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी 1 है। तो सबसे पहले इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो P2 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा 1 मिलीसेकंड के लिए। जब P2 कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग प्रोसेस में से ये प्रोसेस P5 जो है इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। देन P5 एग्जीक्यूट होगा 5 मिलीसेकंड के लिए और टाइम 6 पे ये कंप्लीट होगा।
देन प्रोसेस P1 जो है ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनेगा और प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसका बर्स्ट टाइम 10 मिलीसेकंड है और ये टाइम 16 पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट प्रोसेस P3 जिसकी प्रायोरिटी 4 है, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये 2 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और टाइम 18 मिलीसेकंड एग्जीक्यूशन पे कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट पे प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट होगा जिसका बर्स्ट टाइम 1 मिलीसेकंड है एंड 19 मिलीसेकंड पे इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट होगी। एवरेज वेटिंग टाइम हम कंप्यूट करेंगे उसी तरह से जैंट चार्ट से, जो टाइम लाइन के थ्रू हम एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट करते हैं। 0 + 1 + 6 + 16 + 18 + 19 that will be equal to 41 divided by number of process equal to 8.2 milliseconds. Next scheduling algorithm is round robin scheduling. Round robin scheduling algorithm में CPU एक टाइम क्वांटम को यूज करेगा और टाइम क्वांटम यूजुअली 10 to 100 मिलीसेकंड्स का एक टाइम क्वांटम होगा। और जब ये टाइम क्वांटम के लिए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, इसको इंटरप्ट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हर प्रोसेस जो है वो अपने टर्न पे एग्जीक्यूट होगा और जस्ट टाइम क्वांटम के लिए उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम टाइम क्वांटम जो है 4 एज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास ये प्रोसेस है P1 20 बर्स्ट टाइम, P2 6 बर्स्ट टाइम, P3 3 बर्स्ट टाइम एंड P4 5 मिलीसेकंड बर्स्ट टाइम। सबसे पहले P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा जिसका बर्स्ट टाइम 20 मिलीसेकंड है, लेकिन ये कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये अपने टाइम क्वांटम तक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। ये जस्ट 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन होगी 4 मिलीसेकंड के लिए। देन उसके बाद इस प्रोसेस 1 को इंटरप्ट कर दिया जाएगा और इसको रेडी क्यू में वापस भेज दिया जाएगा और नेक्स्ट क्यू में, रेडी क्यू में जो प्रोसेस है P2 प्रोसेस, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। P2 का बर्स्ट टाइम है 6 मिलीसेकंड। अब P2 एग्जीक्यूट होगा लेकिन P2 भी 4 मिलीसेकंड के लिए जस्ट 1 टाइम क्वांटम जो है वो एग्जीक्यूट होगा एंड 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और टाइम 8 पे P2 जो है वो प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रेडी क्यू में प्रोसेस P3, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, इसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड है। इसको 4 टाइम क्वांटम अलॉट किए जा सकते हैं लेकिन इसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड है, इसलिए ये जस्ट 3 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। सो टाइम 11 पे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और नेक्स्ट प्रोसेस P4 जो है उसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी। P4 इसका बर्स्ट टाइम 5 मिलीसेकंड है, ये P4 एग्जीक्यूट होगा और टाइम 15 पे 4 मिलीसेकंड टाइम क्वांटम एग्जीक्यूट होने के बाद ये प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। अब जब वंस सभी प्रोसेस जो रेडी क्यू में मौजूद हैं ये अपने टाइम क्वांटम को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए उन प्रोसेस को अगेन री एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे कि प्रोसेस P1 है, अब इसको रिज्यूम किया जाएगा। प्रोसेस P1 ये 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, रिमेनिंग टाइम इसका 16 मिलीसेकंड है, तो P1 को रिज्यूम किया गया और P1 अगेन अपने टाइम क्वांटम को एग्जीक्यूट करेगा। 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और 19 मिलीसेकंड पे प्रोसेस P1 जो है वो दोबारा से प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रोसेस P2, इसका रिमेनिंग टाइम जो है अब वो 2 मिलीसेकंड है, तो ये जस्ट 2 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और टाइम 21 पे ये फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस P4 है, इसका रिमेनिंग टाइम ये 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका रिमेनिंग टाइम 1 मिलीसेकंड है, सो P4 को 1 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा और P4 22 मिलीसेकंड पे फिनिश होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वन एंड ओनली प्रोसेस जो कि प्रोसेस P1 है, अब P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड P1 एग्जीक्यूट होगा तो अगेन टाइम क्वांटम पे ही इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जस्ट 4 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और फिर प्रीएम्प्ट होगा।
अब 4 मिली सेकेंड के लिए टाइम 22 पे स्टार्ट हुआ, 26 पे ये दोबारा से प्रीएम्प्ट हो गया। प्रीएम्प्ट होने के बाद ये वन एंड ओनली प्रोसेस है, तो अगेन इसको दोबारा रिज्यूम किया गया। प्रोसेस P1 रिज्यूम होगा, 26 पे स्टार्ट होगा एंड देन 30 पे अगेन इसको आफ्टर 4 मिली सेकेंड जो कि उसका टाइम क्वांटम है उस पे इसको दोबारा से प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, इंटरप्ट कर दिया जाएगा, रेडी क्यू में वापस भेज दिया जाएगा। अगेन वन एंड ओनली प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो दोबारा से P1 ही एग्जीक्यूट होगा, टाइम 30 पे स्टार्ट होगा और टाइम 34 पे फाइनली कंप्लीट होगा। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहलाता है और ये हायर एवरेज टर्न अराउंड प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हमने डिस्कस किया कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो बेस्ट वेटिंग टाइम, ऑप्टिमल वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये एक ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि हायर एवरेज टर्न अराउंड टाइम प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।